Hey everyone, welcome you all in Law Vita. This is episode 11 of Answer Writing Series. एंड इस एपिसोड में हम लोग मुस्लिम लॉ का एक क्वेश्चन, एक टॉपिक कवर करेंगे एंड ये मुस्लिम लॉ का थर्ड एपिसोड है। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे द शरीयत एक्ट 1937। बहुत इम्पॉर्टेंट लॉ है मुस्लिम लॉ में और न्यूमरस टाइम्स अलग अलग तरीके से ये जुडिशरी में पूछा गया है। लेट्स हैव अ लुक कि किस किस तरह से ये क्वेश्चन आया है पुराने जुडिशरी एग्जाम्स में। लाइक ओडिशा 2010 इन 2008 में आया है कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन शरीयत एक्ट 1937। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, शॉर्ट नोट बताओ, इस एक्ट के मेन प्रोविजंस क्या हैं वो बताओ। पंजाब जुडिशरी में 2006 में आया था, वेर इन इट वॉज आज कि किस तरह से शरीयत एक्ट ने रिकनसाइल किए हैं वो कस्टम्स विच कंट्रावीन द मोहम्मदन लॉ। बेसिकली इट इज़ आस्किंग कि क्या जो पुराने कस्टम्स थे वो भी आज के टाइम में प्रिवेल कर रहे हैं इवन इफ इन द प्रेजेंस ऑफ शरीयत एक्ट। तो हमने उसके बारे में भी बात की अपने आंसर में। देन बिहार में बहुत बार आया है the chief provisions of Shariat Act, the importance of Shariat Act, the reasons that led to the enactment of Shariat Act in 2017. UP judiciary में आया है the main provisions of Shariat Act, summarize the provisions. So we'll see the wholesome Shariat Act here, beginning with a good introductory paragraph. और इसी पैराग्राफ में आपको पता चलेगा कि क्या कारण था या what reasons led to the enactment of Shariat Act. सो शरीयत एक्ट 1937 के इनेक्ट होने से पहले मुस्लिम्स कैसे गवर्न होते थे, मुस्लिम पीपल के जितने भी सब्जेक्ट मैटर थे वो कैसे गवर्न होते थे। सो दे यूज टू बी गवर्न बाय द मुस्लिम पर्सनल लॉज, जो भी मुस्लिम पर्सनल लॉज थे उनके द्वारा गवर्न होते थे। पर क्योंकि मुस्लिम पर्सनल लॉज का जो एप्लीकेशन है वो अलग अलग तरीके से अप्लाई किया जाता था समवॉट, बट इन दी प्रोसेस ऑफ एप्लीकेशन इंडियन मुस्लिम्स के माइंड में कुछ डाउट्स थे कि किस तरह से एग्जैक्ट एप्लीकेशन है मुस्लिम लॉ का। सो एंड उस दौरान ब्रिटिश रूल था ऑफ कोर्स हमारी कंट्री में। सो इन ऑर्डर टू कंफर्म द पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड टू रिमूव देयर डाउट्स, शरीयत एक्ट इनेक्ट किया गया सेंट्रल लेजिस्लेचर के द्वारा इन 1937 इन ऑर्डर टू हैव अ यूनिफॉर्मिटी इन मेंटेनिंग एमंग द इंडियन मुस्लिम्स, की हमारे भारत में जितने भी मुस्लिम्स हैं उनके बीच में एक यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करने के लिए एक लॉ लाया गया, दैट वाज द शरीयत एक्ट 1937। और आज के डेट में प्रेजेंट स्टेट में ये जो मुस्लिम पर्सनल लॉ है वो रेगुलेट होता है एज पर द प्रोविजंस ऑफ दिस शरीयत एक्ट। ठीक है, शरीयत एक्ट कब आया? सो इट केम इनटू फोर्स ऑन 7 अक्टूबर 1937। ये डेट याद रखिएगा। अब मैं बताती हूँ इस एक्ट की स्कीम। तो इसमें टोटल 6 सेक्शंस है, बहुत छोटा सा एक्ट है, उसमें से भी सेक्शन 5 रिपील्ड है, तो हमें टोटल 5 सेक्शंस डील करने हैं, बहुत ईजी हैं। सेक्शन 1 एज यूजुअल टू अदर लॉज, ये शॉर्ट टाइटल और एक्सटेंट की बात करता है। सो इट स्टेट्स कि इसका टाइटल है मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1937। ठीक है, मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1937, और ये होल ऑफ इंडिया पे, इंटायर इंडिया पे एक्सटेंड होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि ये जो एक्ट है शरीयत एक्ट, ये मुस्लिम रिलीजन के लोगों के किन किन सब्जेक्ट मैटर्स पर अप्लाई होता है। तो सेक्शन 2 और सेक्शन 3 इसके एप्लीकेशन की बात करते हैं। सेक्शन 2 बात करता है कि अगर किसी भी मैटर में, किसी भी केस में दोनों पार्टीज मुस्लिम हैं, देन इन दैट केस उनका जो भी एजुडिकेशन होगा, डिसीजन होगा कोर्ट का, वो मुस्लिम लॉ पे बेस्ड होगा। द रूल ऑफ डिसीजन शैल बी मुस्लिम लॉ। लेकिन जो मैटर है केस में वो इन 10 मैटर्स में से कोई एक होना चाहिए। तो बेसिकली इस शरीयत एक्ट ने वो सब्जेक्ट मैटर्स भी प्रिस्क्राइब करे हैं जिन पर मुस्लिम पर्सनल लॉ या मुस्लिम लॉ अप्लाई होगा। कौन कौन से मैटर हैं ये लिस्ट याद करना कोई टफ नहीं है, आप सिंपल देखो, मुस्लिम लॉ में जितने मोटे मोटे चैप्टर है ना वो सारे कवर हो रहे हैं। मैरिज, डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज, डावर, गिफ्ट, मेंटेनेंस, गार्जियनशिप, इनहेरिटेंस, स्पेशल प्रॉपर्टी ऑफ फीमेल, ट्रस्ट और वक्फ। ठीक है, इन्हें याद करना बहुत आसान है, ऐसे ही हो गया होगा। तो ये 10 मैटर्स, अगर दो मुस्लिम पार्टीज के बीच में कोई इशू अराइज होता है, कोर्ट में गया है, तो वहां पर डिसीजन मुस्लिम लॉ के अकॉर्डिंग ही दिया जाएगा। अब आप यहाँ पे इसकी लैंग्वेज देखना, यहाँ मेंशन है द रूल ऑफ डिसीजन शैल बी मुस्लिम लॉ। सो इससे पता चलता है ये कोई डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है, रादर ये मैंडेटरी प्रोविजन है। तो इसका नेचर है दैट सेक्शन 2 इज मैंडेटरी एंड कोर्ट्स ना सिर्फ इसमें एम्पावर्ड है टू अप्लाई मुस्लिम लॉ बट ऑल्सो बाउंड है टू एडमिनिस्टर ओनली मुस्लिम पर्सनल लॉ इन दीज 10 मैटर्स। राइट, तो आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा कि शरीयत एक्ट के सेक्शन 2 में किस तरह से मुस्लिम लॉ के एप्लीकेशन को प्रोवाइड किया हुआ है। अब ये ना सिर्फ ये बताता है कि कौन कौन से मैटर्स पर अप्लाई होगा मुस्लिम लॉ, ये भी बताता है कि कौन कौन से मैटर्स इस लिस्ट में एक्सक्लूड हैं। सो 4 सब्जेक्ट्स इन्होंने बताए हैं, दे आर एग्रीकल्चरल लैंड, द वर्क विच वॉज क्रिएटेड फॉर चैरिटी पर्पस, द चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन एंड द रिलीजियस इंडाउमेंट। तो ये 4 सब्जेक्ट एक्सक्लूडेड है फ्रॉम द एप्लीकेशन ऑफ मुस्लिम लॉ, और कोर्ट्स भी इन मैटर्स पर, इन क्वेश्चंस पर डिसीजन देते वक्त मुस्लिम लॉ अप्लाई नहीं करेंगे।
अब कारण क्या है, देखो हर फैक्ट के पीछे एक लॉजिक है। ये भी एक फैक्ट है कि भाई शरीयत एक्ट के सेक्शन 2 में ये प्रोवाइड किया है कि 4 ऐसे सब्जेक्ट मैटर हैं जिन पर मुस्लिम लॉ अप्लाई नहीं किया जाएगा। देन व्हाट इज़ द रीजनिंग बिहाइंड? द रीजनिंग बिहाइंड इज, मैंने आपको इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में बताया कि शरीयत एक्ट 1937 सेंट्रल लेजिस्लेचर के द्वारा इनेक्ट किया गया था। एंड ये जो 4 सब्जेक्ट मैटर्स हैं ये स्टेट लेजिस्लेचर का पार्ट है, स्टेट लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस का पार्ट है। तो बिकॉज दिस इज बियॉन्ड द लीगल कॉम्पिटेंस, लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस ऑफ सेंट्रल लेजिस्लेचर, इसीलिए सेंट्रल लेजिस्लेचर ने इन पर लॉ नहीं बनाया या इन्हें अपने जुरिस्डिक्शन में कवर नहीं किया, राइट। और इसीलिए जैसे कि सेक्शन 4 अभी हम आगे पढ़ेंगे जिसमें स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है कि अगर इसके किसी प्रोविजन को एग्जीक्यूट कराना है या प्रोसेस इसका बताना है तो वहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट जो है वो अपना उनको ऑथराइज किया हुआ है, राइट। आगे बढ़ते हैं। इन द केसेस इन्वॉल्विंग अडॉप्शन, विल एंड लीगेसीज, अब यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट है, जैसे मैंने बताया कि एप्लीकेशन की बात सेक्शन 2 में भी की गई है और सेक्शन 3 में भी की गई है। तो अभी जो ऊपर 10 मैटर्स हमने डिस्कस किए उन पे तो मुस्लिम लॉ अप्लाई होगा, ये बात बहुत सिंपल वे में सेक्शन 2 बताता है। पर आपने ध्यान दिया हो तो 3 मैटर इसमें इंक्लूड नहीं थे। देवर अडॉप्शन, विल एंड लीगेसी, इन्हें याद कर सकते हो LAW, लॉ की ट्रिक से, लीगेसी, अडॉप्शन एंड विल। तो ये जो तीनों मैटर है इसमें मेंशन किया हुआ है दैट द कोर्ट हैव नो अथॉरिटी टू अप्लाई मुस्लिम लॉ अंडर सेक्शन 2, क्योंकि ये तीनों मैटर्स जो है वो सेक्शन 2 के सब्जेक्ट की लिस्ट में मेंशन नहीं है। तो क्या इन मैटर्स पर कोर्ट मुस्लिम लॉ अप्लाई नहीं करेगी? इसकी बात सेक्शन 3 में मेंशन है। सेक्शन 3 प्रोवाइड कर रहा है कि कोर्ट इन मैटर्स में भी, इन केसेस में भी मुस्लिम लॉ के रूल्स अप्लाई कर सकती है अगर देयर इज अ कंडीशन, अगर जो पार्टी है, जो मुस्लिम पर्सन है, वो एक्सप्रेसली डिक्लेयर करे कोर्ट के सामने कि वो ये चाहता है, ही वांट्स टू बी गवर्न्ड बाय मुस्लिम लॉ इन द रिस्पेक्ट ऑफ दीज मैटर्स, की जो इसका मैटर है आइदर ऑफ अडॉप्शन, विल और लीगेसी, इन पर इन मैटर में एडजुडिकेशन मुस्लिम लॉ के रूल के तहत ही किया जाए। तो जब वो पर्सन एक्सप्रेसली डिक्लेयर कर देता है देन इन दैट इंस्टेंस कोर्ट अप्लाई कर सकते हैं द रूल ऑफ मुस्लिम लॉ, अदरवाइज नहीं कर सकते हैं बिकॉज वो स्पेसिफिकली सेक्शन 2 में मेंशन नहीं है। पर इसमें कंडीशंस होती है कि वो पर्सन जो डिक्लेयर कर रहा है वो मुस्लिम होना चाहिए, वो इंडिया का रेसिडेंट होना चाहिए एंड वो मेजर होना चाहिए, यानी कि ही शुड बी ऑफ एज अबव 18 ईयर्स, राइट। तो इन सेक्शन 2-3 से हम लोग क्या कंक्लूड करते हैं दैट इफ बोथ द पार्टीज टू अ केस आर मुस्लिम द कोर्ट शैल अप्लाई ओनली द मुस्लिम पर्सनल लॉ एंड नथिंग एल्स, ठीक है। अगर दोनों ही पार्टीज एक केस में मुस्लिम है और वो सारे मैटर्स हैं जो शरीयत एक्ट में बताए हुए हैं उनसे रिलेटेड मैटर है तो वहाँ पर कोर्ट सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम पर्सनल लॉ अप्लाई करेंगी और कुछ भी नहीं। सो इवन अगर कोई कस्टम है, कोई यूजेज है, अगर वो मुस्लिम लॉ के कॉन्ट्ररी है तो वो अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें 2 प्रोविजन बचे हैं, सेक्शन 4 और सेक्शन 6। सेक्शन 4 स्टेट गवर्नमेंट की रूल मेकिंग पावर की बात करता है। सेक्शन 4 एम्पावर करता है स्टेट गवर्नमेंट को कि इस एक्ट के किसी भी प्रोविजन के लिए, इस एक्ट के किसी भी पर्पस के लिए स्टेट गवर्नमेंट रूल बना सकती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल जो डिक्लेरेशन देना है, जैसे कि सेक्शन 3 में डिक्लेरेशन दिया जा रहा है कि यस आई वांट टू बी गवर्न बाय मुस्लिम लॉ, तो ये डिक्लेरेशन किस अथॉरिटी के सामने दिया जाएगा, डिक्लेरेशन का फॉर्मेट क्या होगा, फीस क्या होगी, फीस किस मोड में दी जाएगी, तो इन सब चीज़ों के जो भी रूल्स हैं वो स्टेट गवर्नमेंट स्पेसिफाई करेगी और वो ऑफिशियल गैजेट में पब्लिश किए जाएंगे, राइट। तो ये सिंपल सी बात सेक्शन 4 करता है। और लास्ट प्रोविजन ऑफ शरीयत एक्ट और हमारे आंसर का भी, दैट इज सेक्शन 6। सेक्शन 6 रिपीलमेंट की बात करता है कि वो सारे लेजिस्लेशंस जो कि शरीयत एक्ट के प्रोविजन से कंट्ररी है, राइट, या इनकंसिस्टेंट है, और ये वो सारे एक्ट्स थे जो कि शरीयत एक्ट के आने से पहले मुस्लिम लॉ किस तरह से इम्प्लीमेंट होगा, अप्लाई होगा, उसके बारे में कोर्ट को ऑथोराइज करते थे या पावर्स वेस्ट करते थे। तो वो सारे एक्ट जो कि कंट्ररी है शरीयत एक्ट के, उनके प्रोविजंस को रिपील करने की बात सेक्शन 6 करता है। और आप इसके बैरेक्ट में जाके देखना, एक
लिस्ट दे रखी है सेक्शन 6 में कि कौन कौन से एक्ट के कौन कौन से प्रोविजन है जो कि रिपील्ड है आफ्टर द पासिंग ऑफ शरियत एक्ट 1937. ठीक है, तो ये हो गया हमारा शरियत एक्ट 1937 क्या है, क्या मेन प्रोविजंस हैं. आई होप द आंसर ऑफ ऑल द क्वेश्चंस दैट हैव बीन आस्क्ड अबव वो क्लियर हो गए होंगे. ठीक है, और कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछना. और मुस्लिम लॉ के वैसे सभी टॉपिक्स पे मोस्टली जो लेक्चर है वो हमारे चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है. प्लेलिस्ट आप जाकर देख लेना, सेपरेट प्लेलिस्ट बनी हुई है. और उनके नोट्स पीडीएफ चाहिए हो तो उनके लिए आप हमारे इंस्टाग्राम पेज पे कांटेक्ट कर सकते हैं. डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी. राइट, सो दिस वाज इट. आई विल बी बैक सून विद अनदर एपिसोड ऑफ आंसर राइटिंग सीरीज और अनदर लेक्चर ऑफ सम और द अदर लीगल सब्जेक्ट. टिल देन एवरीवन, कीप स्टडिंग. Have a good day. Bye bye.